हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ कृति वर्मा। वेलकम टू माई चैनल बायोलॉजी बाइट। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पढ़ा है कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उससे न्यू ऑफस्प्रिंग और न्यू इंडिविजुअल क्रिएट होते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन है कि क्यों एक डॉग को ही जन्म देते हैं, वो कैट के बच्चे को क्यों नहीं जन्म देते हैं। एक मॉन्की को ही जन्म देता है। तो आखिर ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है उनके बॉडी में जिससे डॉग पपीज को ही जन्म देता है, वो किटन को जन्म नहीं दे सकता। तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, जो हमारा पूरा मैकेनिज्म है, उसे ही हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वेरिएशंस। इसमें हम देखेंगे हमारे लिए वेरिएशंस क्यों इतना ज़रूरी है। चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, वेरिएशंस दोनों में ही देखने को मिलता है हमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएशन होंगी ही, क्योंकि उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइनर वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। उसमें भी डीएनए का एग्जैक्ट कॉपीज नहीं तैयार होता है। जैसे यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ एक पेरेंट है और रिप्रोडक्शन से यहाँ दो ऑफस्प्रिंग क्रिएट हुए। यहाँ आप देखेंगे ये भी अपने पेरेंट से बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है, यहाँ इसमें वेरिएशंस आ गया है। और इस वाले ऑफस्प्रिंग में आप देखेंगे यहाँ भी थोड़ा वेरिएशंस हमें देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तैयार नहीं होता है, यहाँ पे भी हमें माइनर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे ये जो है इसका रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे दो ऑफस्प्रिंग क्रिएट होंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे भी इनमें वेरिएशंस आ गया। ये वाले में भी आप देखेंगे यहाँ पे ये पिंक कलर का है, यहाँ पे वेरिएशंस हमें देखने को मिल रहा है। या तो वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर भी हो सकते हैं या उनमें वेरिएशन देखने को भी मिल सकता है। यहाँ भी आप देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन हुआ, इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे या तो वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर होंगे, यहाँ आप देखेंगे यहाँ भी ग्रीन है और इस वाले में भी ग्रीन है। तो वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो वेरिएशंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। यहाँ आप देखेंगे ये पेरेंट है, ये है मेल और ये फीमेल, और इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे यहाँ पे एक मेल चाइल्ड है और यहाँ पे फीमेल चाइल्ड है। तो इसके आई कलर में भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाएंगे। बेसिकली ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो हमारे एक और क्वेश्चन है कि जो वेरिएशन है वो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए हमेशा अच्छा होता है या फिर इसका कोई बैड इम्पैक्ट भी होता है। तो ये हमेशा हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे एक बैक्टीरिया है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे सरवाइव कर रहा है, सडनली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बहुत ही इंक्रीज़ हो गया, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। तो अगर बैक्टीरिया के बॉडी में वेरिएशंस नहीं आएंगे, अगर वो अपने बॉडी को उस टेम्परेचर में अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए बहुत से ऑर्गेनिज्म के बॉडी के लिए वेरिएशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे वेरिएशंस आने से वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में वो अडेप्ट नहीं कर पाते अपने बॉडी को, तो वो एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं, वो मर भी जाते हैं। तो इसके गुड इम्पैक्ट भी है और बैड इम्पैक्ट भी है। तो ये है वेरिएशंस जो कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों में ही देखने को मिलता है। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे जीन्स, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन। हमारे डीएनए में बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिसे हम जीन्स कहते हैं, और वो
प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, बट जो जीन्स होते हैं वो हमारे हेरिडिटरी यूनिट होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एलीलीज, पेयर ऑफ जीन्स बेयरिंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। हमारे एनसीईआरटी में एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, ग्रिगोर जोहान मेंडल। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और फैक्टर की डिस्कवरी की थी, और उसी फैक्टर को हम एलीलीज कहते हैं, जो कि पेयर में पाए जाते हैं और बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स को वो कंटेन करते हैं। यहाँ पे है हेरिडिटी। इट मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स, कैरेक्टर्स, ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हेरिडिटी जो होता है वो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मदर और फादर से जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। वेरिएशंस तो हमने डिस्कस कर लिया है। इनहेरिटेंस, पाथवे ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, ट्रांसफ़र एंड इट्स एक्सप्रेशन। हेरिडिटी में जो भी कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसी का जो प्रोसेस होता है, जो पाथवे होता है, तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स, ट्रेट्स मीन्स कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स दैट ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ऐसे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, उसे हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स, कैरेक्टर्स अर्न इन लाइफ टाइम। ये जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं उनका हमारे डीएनए से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे आप बहुत पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा जीनियस है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा जीनियस होगा। इसका आपके डीएनए से कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हम अपने लाइफ में ड्यूरिंग लाइफ टाइम अर्न करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एनसीईआरटी का फिगर दिया हुआ है, ईयर लोब्स, फ्री ईयर लोब एंड अटैच्ड ईयर लोब। यहाँ पे आपको वेरिएशंस देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के जो ईयर लोब होते हैं वो फ्री होते हैं, जैसा कि ई डायग्राम में दिया हुआ है, और कुछ लोगों के जो ईयर लोब होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, जो बी डायग्राम में दिया हुआ है। जो ईयर का लोएस्ट पार्ट होता है उसे हम ईयर लोब्स कहते हैं। अगर वो हमारे हेड के साइड वाले पोर्शन से अटैच्ड हो तो उसे हम अटैच्ड ईयर लोब्स कहते हैं, और अगर वो फ्री हो तो उसे हम फ्री ईयर लोब्स कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये ए नंबर में फ्री ईयर लोब दिया हुआ है और बी में अटैच्ड ईयर लोब दिया हुआ है। आपके ईयर लोब फ्री है या अटैच्ड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ हम क्रोमैटिन, डीएनए और क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पहला वाला डायग्राम है, ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे आप नूडल्स नहीं समझेंगे, ये क्रोमैटिन होता है जो कि हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है। हमारे न्यूक्लियस में बहुत सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। इसी क्रोमैटिन फाइबर को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। हमारा डीएनए जो होता है वो बहुत ही लंबा होता है। अप्रॉक्सीमेटली हमारा डीएनए 1 मीटर का होता है। तो हमारे सेल में वो कैसे फिट होगा? एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। इसका नेम आपको याद नहीं रखना है, बट पता होना चाहिए। यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। उसी के अराउंड, उसकी चारों तरफ हमारा डीएनए क्वाइल्ड होता है। तो ये क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना के हमारा डीएनए सेल में होता है, और जब हमारे सेल का डिवीज़न होगा तो जो ये डीएनए होता है वो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बना लेगा। वो छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा, और इसी को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। यहाँ पे जो आपको एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्रोमोसोम्स है, और यही क्रोमोसोम रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। ग्रिगोर जोहान मेंडल, इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसे आज हम पढ़ेंगे। ग्रिगोर जोहान मेंडल, ये जेनेटिक्स के फील्ड में इन्हें फादर माना जाता था, इसीलिए इन्हें हम
फादर ऑफ जेनेटिक्स के नेम से जानते हैं। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। उन्होंने पाइजम सटाइवम गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये आप याद रखेंगे, उन्होंने स्वीट पी पे नहीं, गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था। बोर्ड एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर गार्डन पी। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हैं, वो कोई और भी तो चूज कर सकते थे, पर उन्होंने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया था एक्सपेरिमेंट के लिए। क्योंकि जो पी प्लांट होता है उसका एनुअल लाइफ साइकिल होता है, मतलब पी प्लांट का फ्लावर आना, रिप्रोडक्शन होना, फ्रूट आना, एवरीथिंग सब एक साल में कंप्लीट हो जाता है। उसका एनुअल लाइफ साइकिल होता है, बहुत ही शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। तो पहला रीज़न ये है पी प्लांट को चूज करने का। दूसरा, पी प्लांट में लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो ईजिली स्टडी कर सकते हैं, तो इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया। एंड तीसरा कैरेक्टर ये है, इट कैन बी सेल्फ पॉलिनेटेड। पी प्लांट का हम सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हैं, उसके पॉलिनेशन के लिए दूसरे प्लांट्स की नीड हमें नहीं होती है। तो ये सारे कैरेक्टर्स पी प्लांट में पाए जाते हैं, इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। पी प्लांट में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसे मेंडल ने लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे फ्लावर का कलर, पर्पल फ्लावर एंड वाइट फ्लावर, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, सीड कलर येलो और ग्रीन, सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड, पॉड शेप इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन एंड येलो, हाइट ऑफ प्लांट टॉल एंड ड्वार्फ। ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो कि गार्डन पी में पाया जाता है, इसे मेंडल ने चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। यहाँ आप देखेंगे इस फिगर में, ये सीड का शेप है, एक राउंड है, एक रिंकल्ड है। सीड का कलर है येलो एंड ग्रीन। जब आप पीस अपने घर लाते हैं तो बहुत सारे ऐसे सीड होते हैं जिसका कलर ग्रीन होता है और कुछ के येलो होते हैं। ये सब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है पी प्लांट के। फ्लावर कलर पर्पल एंड वाइट, पॉड शेप इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कलर येलो एंड ग्रीन। फ्लावर का जो पोजीशन है ये एक्सियल है और ये टर्मिनल है। स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ। पहला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले मेंडल ने एक ही कैरेक्टर को लिया और उसे क्रॉस करवाया। जैसे उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर को सेलेक्ट किया और वो है हाइट ऑफ द प्लांट। जैसे एक टॉल प्लांट उन्होंने लिया और एक शॉर्ट प्लांट जिसे हम ड्वार्फ प्लांट भी कहते हैं, वो उन्होंने लिया और इसको आपस में क्रॉस करवाया। और उन्हें रिजल्ट क्या मिला, जो जितने भी प्लांट्स ग्रो हुए वो सारे के सारे टॉल थे। इसे उन्होंने F1 जनरेशन नाम दिया। इसे हम फीलियल जनरेशन भी कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने एक ही कैरेक्टर को लिया, हाइट ऑफ द प्लांट, यहाँ टॉल है और यहाँ ड्वार्फ है, दोनों को उन्होंने क्रॉस करवाया और रिजल्ट मिला F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हुए वो सारे के सारे टॉल हुए। इसमें उन्हें एक भी ड्वार्फ प्लांट देखने को नहीं मिला। जैसे यहाँ आप देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस को, यहाँ उन्होंने हाइट ऑफ द प्लांट के हाइट को लिया, यहाँ पे उन्होंने टॉल लिया और यहाँ पे उन्होंने ड्वार्फ लिया। कैपिटल जो होते हैं उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, इसीलिए कैपिटल टी जो होते हैं वो टॉल होते हैं, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, और जो स्मॉल टी होते हैं वो ड्वार्फ होते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं। और इसे आपस में उन्होंने क्रॉस करवाया। तो यहाँ आप देखेंगे पहले ये जो कैपिटल टी होगा ये इसके साथ जाएगा स्मॉल टी के साथ, तो यहाँ एक प्लांट बना। उसके बाद ये जो कैपिटल टी है फिर ये दूसरे वाले टी के साथ जाएगा, तो एक कैपिटल टी एंड दूसरा स्मॉल टी हुआ। फिर ये जो टी है वो ये स्मॉल टी के साथ जाएगा, तो कैपिटल एंड एक स्मॉल हुआ।
फिर ये वाला टी ये लास्ट वाले टी के साथ जाएगा तो एक कैपिटल और यहाँ एक स्मॉल हुआ। तो ये सारे प्लांट्स इसमें भी डोमिनेंट है ये सारे में, तो ये सारे प्लांट जो है वो टॉल होंगे। ये जो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और ये जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है। तो ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसे F1 जनरेशन कहते हैं और फीलियल जनरेशन भी कहते हैं। मेंडल ने देखा जो F1 जनरेशन था उसमें सारे के सारे प्लांट्स टॉल आ रहे हैं, ड्वार्फ का जो कैरेक्टर है वो अपीयर नहीं हुआ। तो फिर मेंडल ने फिर से उनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। यहाँ पे जो रिजल्ट आया था हमारा, यहाँ आप देखेंगे ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आया था हमारा, उसी को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। इसे हम F2 जनरेशन कहेंगे। यहाँ पे ये टी इससे जाके कैपिटल टी और कैपिटल टी बनाएगा, फिर ये इससे कैपिटल और एक स्मॉल हुआ, फिर ये टी इसके साथ जाएगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हुआ, और फिर ये टी ये लास्ट वाले के साथ जाएगा तो स्मॉल टी। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ही स्मॉल टी है यहाँ पे। तो F2 जनरेशन में उन्होंने ऑब्जर्व किया जो यहाँ पे पी प्लांट है ये तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, इसमें भी एक कैपिटल टी है तो ये टॉल होगा। बट ये जो फोर्थ वाला प्लांट है इसमें दोनों ही स्मॉल टी है, इसमें एक भी कैपिटल टी नहीं है, तो ये जो प्लांट होगा वो ड्वार्फ हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो F2 जनरेशन में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 3 प्लांट्स टॉल आ रहे हैं और एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ आ रहा है। रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद उन्होंने क्या रिजल्ट दिया? अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिजल्ट इन अ फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होता है, जो कैरेक्टर को हम ऊपर से देख सकते हैं उसे हम फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं, और जीनोटाइपिक रेशियो जो जीन्स में कैरेक्टर होते हैं, जो उसके जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उसे हम जीनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया जो यहाँ पे 4 रेशियोज आए थे F2 जनरेशन में, जिसमें कि 3 प्लांट्स जो थे वो टॉल थे और एक जो थे वो ड्वार्फ थे। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होता है 3:1 आएगा। जैसे ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं और ये वाला एक अलग है, तो ये तीनों को हम एक साथ लेंगे और ये जो कैरेक्टर है उसे हम अलग लेंगे, तो इसका रेशियो क्या हो गया 3:1। तो ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। और अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो वो होगा 1:2:1। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल टी होगा। तो जीनोटाइपिक रेशियो में यहाँ पे जो जेनेटिक रेशियो है वो है, यहाँ पे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी है, ये एक है इसमें, और ये एक कैपिटल एक स्मॉल, यहाँ पे 2 रेशियो है और दोनों ही स्मॉल टी एक रेशियो है। तो यहाँ हम देखेंगे तो 1:2:1 आएगा। एक कैपिटल टी वाला, 2 कैपिटल और स्मॉल टी वाला, और एक स्मॉल टी वाला। तो फिनोटाइपिक 3:1 रेशियो हो गया और जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 हो गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इस रेशियो को आप याद कर लेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे। मोनोहाइब्रिड में मेंडल ने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लिया था, वो था हाइट ऑफ द प्लांट। बट डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने 2 कैरेक्टर को लिया। जैसे यहाँ आप देखेंगे येलो एंड राउंड सीड।
सीड का कलर येलो हो जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, और राउंड हो ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसीलिए हम कैपिटल वाई और कैपिटल आर से लिख रहे हैं। और यहाँ पे ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड, जो सीड का कलर है वो ग्रीन है और उसका जो शेप है वो रिंकल्ड है, ये दोनों रेसेसिव कैरेक्टर है, इसीलिए हम इसे स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से दोनों में से एक एक कैरेक्टर यहाँ पे आएंगे, जैसे येलो का यहाँ वाई आया और यहाँ पे राउंड सीड का आर आया, यहाँ पे ग्रीन का वाई आया और रिंकल्ड का आर आया। ये दोनों जब क्रॉस होगा तो जो यहाँ पे प्लांट आएगा वो येलो एंड राउंड सीड का होगा। F1 जनरेशन में आप देखेंगे यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिख रहे हैं प्लांट में, राउंड है और येलो है जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है। यहाँ पे रेसेसिव कैरेक्टर हमें F1 जनरेशन में देखने को नहीं मिल रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ये जो रिजल्ट आया है इसको हम फिर से सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे येलो एंड राउंड सीड है, ग्रीन एंड राउंड है, येलो और रिंकल्ड भी है और ग्रीन एंड रिंकल्ड भी है। इसमें डिफरेंट वैरायटी के सीड है, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में सारे कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर यहाँ पे होगा। फिर इससे और इसे करवाएंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा, फिर इसे और इसे करवाएंगे, ये रिज़ल्ट आया। तो ऐसे करके हम क्रॉस करवाएंगे इसका, और यहाँ पे आप देखेंगे टोटल यहाँ पे 16 कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें 9 जो है येलो एंड राउंड सीड है जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, 3 जो है ग्रीन एंड राउंड है, 3 येलो एंड रिंकल्ड है, और 1 जो है ये लास्ट वाला वो ग्रीन एंड रिंकल्ड है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो वो होता है 9:3:3:1, 9:3:3:1 हो गया, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे जो इस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, येलो एंड राउंड 9 है, ग्रीन एंड राउंड 3 है, येलो एंड रिंकल्ड 3 है और ग्रीन एंड रिंकल्ड 1 है। तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का वो होगा 9:3:3:1। इसे आप याद रखेंगे। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ लॉ दिया उन्होंने, जिसे हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब है F1 जनरेशन में जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही सिर्फ हमें देखने को मिलता है। जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर से हाइड हो जाता है, हमें रेसेसिव कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता है। F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर को देखने को मिलता है, तो इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। जो F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होते हैं। सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उसे जब हम क्रॉस करवाते हैं तो वो सेग्रीगेट होते हैं और एक न्यू कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब जैसे टॉल है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो राउंड सीड के साथ ही क्रॉस होगा, वो रिंकल्ड सीड के साथ भी क्रॉस हो जाता है, जैसा कि आप लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखा। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के साथ भी जाके क्रॉस कर सकते हैं और एक न्यू कैरेक्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रहा मेंडल का लॉ। हमारा अगला टॉपिक है हाउ डज दिस ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे एक्सप्रेस्ड होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे हमारे न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए में कुछ सेगमेंट्स जिनमें जीन्स पाए जाते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे डीएनए से, यहाँ आप देखेंगे डीएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ और जो प्रोटीन होते हैं वो डिफरेंट हार्मोन्स और एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर ह्यूमंस हो।
यहाँ पे एक पाथवे आप देखेंगे, डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और प्रोटीन से हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन होगा और हॉर्मोन्स ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। और दूसरा पाथवे आप देखेंगे, ये नंबर 1 हो गया, डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन से एंजाइम्स बनेंगे और एंजाइम्स का रोल होता है हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके फॉर्मेशन में एंजाइम्स का रोल होता है, तो एंजाइम्स से हार्मोन का फॉर्मेशन होगा और फिर हार्मोन यहाँ पे ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। अगर हम पी प्लांट को कंपेयर करें यहाँ पे, तो जितना ज़्यादा एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, जो ग्रोथ हार्मोन होगा वो उतना ही ज़्यादा फॉर्मेशन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स टॉल होंगे। और अगर एंजाइम्स का फॉर्मेशन लेस हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और हमारे प्लांट्स जो होंगे वो ड्वार्फ होंगे। तो इस तरह से जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जो हमारे ट्रेट्स होते हैं, वो एक्सप्रेस्ड होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर लिया, कैरेक्टर्स कैसे एक्सप्रेस्ड होते हैं उससे भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस या फिर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।